की सियासत जल, खासकर पेयजल के इर्द गिर्द दशकों से घूमती रही है। इधर बिजली के लगे झटकों ने भी अब मुद्दों में अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करा ली है। साथ ही किसान आंदोलन के चलते कृषि के मुद्दे भी हवाओं में तैर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये वो 3 सेक्टर्स हैं जिनकी बजट में प्रेजेंस हमेशा रही है। जाहिर है इस बार के आपनों बजट में भी होगी ही। तो क्या है इन सेक्टर्स की जरूरतें, मांगे और इन्हें लेकर क्या हो सकता है गहलोत की गठरी में? आज बात इसी की। बजट से कृषि सेक्टर की ढेर सारी उम्मीदें हैं ताकि पैदावार में बढ़ोतरी हो, अन्नदाता खुशहाल हो। कृषि क्षेत्र की क्या मांग है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपनों बजट से कृषि सेक्टर की उम्मीदें। कृषि को बजट वैक्सीन की जरूरत। किसानों की कर्ज राशि में बढ़ोतरी की दरकार। कृषि सेक्टर का हिस्सा बढ़ाने की मांग। आपनों बजट पेश होने में कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस बार के बजट से खासतौर पर कृषि सेक्टर की ढेर सारी उम्मीदें हैं ताकि पैदावार में बढ़ोतरी हो, अन्नदाता खुशहाल हो और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। प्रदेश की एसजीटीपी में कृषि सेक्टर का बड़ा योगदान है, लिहाजा इस सेक्टर की उम्मीदें भी ज्यादा हैं, जिसमें इस बार बजट में कृषि सेक्टर का हिस्सा 7% तक बढ़ाने, किसानों की कर्ज राशि बढ़ाने और रिसर्च को बढ़ावा देने की दरकार बताई जा रही है। तो पहली तो मेरी इस बजट से अपेक्षा ये रहेगी कि बजट अलोकेशन बढ़े और जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों का जो औसत है, औसत के आसपास पहुंचे। हम अपना बजट अलोकेशन 7.1 पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हमारा एसजीडीपी, जो स्टेट का जीडीपी, उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है। हम बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, लॉन्च शेयर हम देते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी कि हम जो किसानों को मिलने वाला कर्जा है उसका अमाउंट, उसकी राशि में बढ़ोतरी करें और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है या इंटरेस्ट कम करने के, इस बारे में हम विचार करें। तीसरी बात हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि स्टेट बजट से जो पिछले वर्षों में रिसर्च पे खर्च हुआ, कृषि में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो रिसर्च हो, अनुसंधान हो, अनुसंधान के बाद उसका विस्तार हो। आइए अब आपको बताते हैं बजट से कृषि सेक्टर की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, जिनमें कृषि सेक्टर का हिस्सा 7% किया जाए, कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत, किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देने की दरकार, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की जरूरत, हॉर्टिकल्चर में विशेष ध्यान दिया जाए, सरसों और बाजरा की प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत, बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड बनाने की दरकार, मेडिसिनल बोर्ड को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन लाया जाए। प्रदेश में औषधीय खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा बजट में औषधीय खेती को बढ़ावा देने की मांग की जा रही है। देखिए, इस बजट में मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि कोरोना काल में हमारे प्रदेश में औषधीय पौधे जो खेती होती है उसकी डिमांड प्रदेश, देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ी है। तो मेरे सरकार से ये कहना है कि किसान जो औषधीय खेती करते हैं उसको बढ़ावा दें। जैसे हमारे यहाँ खरपतवार में भी 10-15 खरपतवार ऐसी है जो बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, और कुछ राजस्थान में औषधीय पौधे ऐसे हैं जिसकी क्वालिटी हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में बहुत अच्छी है। तो मेरा ये कहना है कि इस बजट में एक तो राजस्थान प्रदेश को औषधीय प्रदेश घोषित किया जाए। वहीं बजट में पशुपालन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें खास तौर पर ऊंट, बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देने की आस है। जबकि किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने, खेती के लिए मुफ्त बिजली, पेटा काश्त भूमि का स्थायी आवंटन और कृषि अनुदानों पर जीएसटी हटाने जैसे कई मांग की जा रही हैं। कुल मिलाकर इस बार के बजट से पूरी उम्मीद की जा रही है कि कृषि सेक्टर पर गहलोत सरकार विशेष ध्यान देगी, राहत का पिटारा खोलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इस बार के बजट से अधूरी पेयजल परियोजनाओं के पूरा होने की भी उम्मीद है।
लेकिन केंद्र और राज्य के अनुदान के विवाद को लेकर लक्ष्य को पूरा करना बड़ी चुनौती होगा। बजट से पेयजल को लेकर उम्मीदें। पेयजल परियोजनाओं को पूरा होने की आस। अधूरी योजनाओं को मिलेगा जीवन दान। 300 करोड़ की योजना 3 साल से अधूरी। प्रदेश में पेयजल का संकट सबसे बड़ी समस्या रही है, लिहाजा इस बार के बजट से कई पेयजल परियोजनाओं को पूरा होने की उम्मीदें हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के सामने बजट में पेयजल की योजनाओं को पूरा करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि पहले केंद्रीय पेयजल परियोजनाओं में राज्य को केंद्र से 90% का अनुदान यानी ग्रांट मिलता था, लेकिन 2014 में अनुदान को घटाकर 50% कर दिया गया, जिससे प्रदेश सरकार पर बड़ा भार आ गया। नतीजा, ग्रांट विवाद को लेकर करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं 3 साल से अधूरी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा पेयजल संकट का सामना कर रहे पश्चिमी राजस्थान में पहले से जारी योजनाएं भी थम गई हैं। पानी का बिल माफ कर दिया, उसके बाद राजस्थान के हैंडपंप हमको जो मिले थे उसमें काफ़ी ख़राब थे। हमने 4,63,000 हैंडपंपों की मरम्मत का काम अभियान चला करके किया। इसके अलावा 5,000 से ऊपर नए ट्यूबवेल खोदे गए, लगभग 11,000 से अधिक हैंडपंप बनाए गए, और जितनी भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं के बारे में चुस्त और दुरुस्त गति से काम किया गया। अपन जयपुर का यदि उदाहरण लें तो खो नागौरियान, हवा महल। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी पेयजल परियोजना अधूरी है और उसे पूरा करने में कितनी लागत आएगी। जल जीवन मिशन में 2024 तक 90 लाख नए पेयजल कनेक्शन देने का टारगेट। जल जीवन मिशन में प्रदेश सरकार की 1.5 लाख रुपए की हिस्सेदारी। ईस्टर्न कैनल परियोजना का खाका केंद्र के पास भेजा गया। परियोजना की लागत 37,247 करोड़ रुपए। सीएम का केंद्र से ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग। राजस्थान ग्रामीण पेयजल परियोजना फेज 2 अधूरी। इस परियोजना की लागत 2,918 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, संशोधित लागत 4,672 करोड़ रुपए। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 2 अधूरी। इस परियोजना की लागत 1,103 करोड़ रुपए। कर्ज से इस योजना को पूरा करने की कवायद जारी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजीव गांधी लिफ्ट कैनल के समानांतर सिस्टम फेज 3 अधूरी। योजना की लागत 1,454 करोड़ रुपए। राजस्थान में जब अकाल और अभाव की स्थिति थी उस समय 65 करोड़ रुपए की लागत से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहरों के उन क्षेत्रों में जहां पानी की अभाव था, ट्रैक्टर और ट्रकों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। और हर जगह ये कोशिश की गई कि हमारी योजनाएं समय पर पूरी हों, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि सन 2013 से पहले राजस्थान को पेयजल योजनाओं के लिए केंद्र से 90% ग्रांट मिलती थी, अनुदान मिलता था। वो घटकर 2013 के बाद 50% हो गया। तो ये जो ग्रांट है इसको 50 से 90% करने की आवश्यकता है हमें। बात अधूरी पड़ी बड़ी पेयजल परियोजनाओं को पूरा होने पर प्रदेश की 50% से ज्यादा की आबादी की प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन केंद्र और राज्य की भागीदारी को लेकर उठे विवाद की वजह से सभी परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। ऐसे में इस बजट से उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएम अपने विजन से अधूरी पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से
राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि गहलोत सरकार पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। पेयजल योजनाओं में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जलदाय मंत्री ने कहा मरुधरा में पेयजल की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। उनसे बात की जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। सरकार एक बार फिर राज्य बजट पेश करने जा रही है। इस बार बजट की दशा और दिशा क्या होगी, किस तरीके से राजस्थान के विकास की योजनाएं तैयार होंगी, इस मामले पर मंत्री हैं बीडी कल्ला जी, उनसे बात करते हैं। राजस्थान में जिस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरीके से आप देखते हैं जो बजट का प्रारूप किस तरह से होना चाहिए? देखिए, बजट के बारे में जब तक बजट प्रस्तुत नहीं होता है हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो बजट आएगा उसमें हमें पूरी आशा है, माननीय वित्त मंत्री जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि वे पीएचडी के लिए अधिक से अधिक बजट अलॉट करेंगे और इससे हम घर घर में कनेक्शन देने के बारे में जो योजना है उस योजना का सीधा लाभ गांव और शहर के लोगों को दे पाएंगे। लेकिन किसमें कितना बजट प्रावधान होगा, क्या नहीं होगा, ये हमारी खुद की नॉलेज में भी नहीं रहता। माननीय वित्त मंत्री जी डिसाइड करते हैं कि किस किस विभाग को कितना पैसा देना है और कैसे कैसे आगे योजनाएं चलेंगी। चुनौतियां हैं राज्य सरकार के सामने। केंद्र से भी जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। राजस्थान में बहुत सारी जो पेयजल योजनाएं वो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें भी जिस तरीके से केंद्र का सहयोग है वो वांछित है। 2013 से पहले केंद्र सरकार हमको 90% ग्रांट देती थी, लेकिन अभी 2013 के बाद में केंद्र सरकार ने हमको 50% योजनाओं का पैसा देना शुरू किया है। और अब जो जल जीवन मिशन नाम से जो योजना आई है उसमें 10% गांव के लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और 45% ग्रांट केंद्रीय सरकार और 45% पैसा राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा। यह योजना वास्तव में बहुत ही, ये कहना चाहिए कि राजस्थान जैसे राज्य के लिए बड़ी अटपटी सी है। केंद्र शासित प्रदेशों को और कई अन्य प्रदेशों को भारत सरकार 100% और 90% तक ग्रांट दे रही है, किंतु राजस्थान जैसे मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य को, जहाँ दूरियाँ बहुत अधिक है, सरफेस वाटर जो है बिल्कुल है नहीं, ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की आबादी का 10% हिस्सा राजस्थान में रहता है और उसकी तुलना में हमारे पास पानी जो भूगर्भ में है वो 1.01% है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए 90% ग्रांट की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बार बार राजस्थान से ही जो केंद्र में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी और उनकी सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं और बहुत ही तथ्यों के साथ उनको कह रहे हैं कि हमारी ग्रांट 90% की जाए, तब जाकर के हम इस योजना को अमली जामा पहुंचा पाएंगे। वरना राजस्थान में ये योजना जो है निश्चित रूप से सफलीभूत नहीं हो पाएगी। एक चुनौती राजस्थान में जल जीवन मिशन में सामने आ रही है। राजस्थान में 90 लाख नए कनेक्शन होने हैं। आपने बताया ग्राउंड वाटर नहीं है, सरफेस वाटर राजस्थान में प्रॉब्लम है। पुराने प्रोजेक्ट हमारे हैं जो पहले से पेयजल योजनाओं के लिए, खासतौर पर जो नदियों का पानी लाना था, वो योजनाएं भी लगभग ठप हो गई हैं। किस तरीके से 90 लाख कनेक्शनों में पानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाएंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? अभी हम लोगों ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट DPR बना करके उनको भेजा है। उसमें 37,249 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जब लोकसभा का इलेक्शन अभी पिछले वर्षों में हो रहा था, आज से लगभग ये समझ लीजिए कि 1.5 साल पहले, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ पे कहा था कि हम इसको राष्ट्रीय योजना बनाएंगे। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से राजस्थान के 13 जिलों को और उनके गाँवों को पानी उपलब्ध होगा और ये सरफेस वाटर होगा। तो इस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार यदि मंजूर करती है तब तो निश्चित रूप से गांव-गांव में और घर घर में पानी पहुंचा सकेंगे। यदि सरफेस वाटर नहीं होगा और मान लो जोड़ तोड़ करके हमने भूगर्भ का जल निकाल के और एक बार प्रबंध कर भी दिया तो वो बहुत टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए राजस्थान में सरफेस वाटर और नदियों को जोड़ने का जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक राजस्थान में निश्चित रूप से हम घर घर कनेक्शन देने में हमको काफ़ी दिक्कत आएगी। चंबल का पानी लाने की योजना थी राजस्थान में, यमुना का पानी लाने की योजना थी राजस्थान में, कुछ और भी राज्यों के साथ जो समझौता था, खासतौर पर पंजाब से जो पानी आना था, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार आग्रह किया गया। किस तरह का रुझान है और क्या कुछ संभावनाएं आगे दिख रही हैं?
यमुना जल का पानी लाने के लिए हरियाणा ऐतराज़ कर रहा था, लेकिन अब पाइप से उस पानी को लाने के लिए हरियाणा एग्री हुआ है। तो हम समझते हैं कि यदि पाइपलाइन से भी हम यमुना का पानी हमारे हिस्से का यदि मिल जाएगा तो हम शेखावाटी इलाके में पानी की आपूर्ति कर पाएंगे। चंबल में भैंसकर रोड के पास से लेकर एक गामी नदी को हम चंबल से जोड़ने का और बिसलपुर से जोड़ने का जो हमारा कार्यक्रम था, वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में बातचीत के स्तर पर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में केंद्र सरकार मध्यस्थता करके यदि चंबल में ओवरफ्लो का पानी और बाढ़ का पानी होता है, उसको यदि राजस्थान के उन इलाकों में जहाँ पेयजल की कमी है उसको दिया जाता है, तो ये भी बहुत ही राजस्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और दूसरी तरफ हम लोग परवन में डैम विकसित कर रहे हैं। हम अपने यहाँ ईसरदा बांध के काम को शुरू कर चुके हैं। इस सब के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हम राजस्थान के गांव-गांव में, घर-घर में जल का कनेक्शन दे सकें। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, जिनका कहना है कि इस बार जो बजट आएगा ये चूंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का एक खुद का ओपिनियन होता है कि बजट में क्या घोषणाएं करनी है, उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन जो है ओवरऑल राजस्थान के आम आदमी को घर घर तक पानी मिले, ऐसा सरकार आगे की योजनाओं पर फोकस कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेसी के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बजट से ऊर्जा विभाग को भी ढेर सारी आस है। ऊर्जा विभाग को उम्मीदें हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं। क्या है वो उम्मीदें, देखते हैं ये रिपोर्ट। कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे। उम्मीदें कई, कुछ पुरानी, कुछ नई। कोरोना काल में क्या है पावर प्लान? आपड़ो बजट से ऊर्जा विभाग की उम्मीदें, इंतजार और आपड़ो बजट पेश होने ही वाला है, लेकिन इस बजट के पेश होने से पहले उम्मीदें कई हैं, कुछ पुरानी, कुछ नई। साल 2020 से 21 के लिए 18,530 करोड़ 75 लाख के प्रावधान हैं। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावना पर फोकस किया गया था। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की गई थी। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी। 30,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। सीएम गहलोत ने बजट में किसानों को दिन में बिजली दिए जाने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल साल 2021 तक 16 जिलों में एग्रीकल्चर के लिए अलग से फीडर बना दिया जाएगा। अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में फीडर बनकर बिजली चालू है। चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जालौर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर में फीडर बनाकर बिजली देने का काम शुरू है। मार्च तक जैसलमेर में अलग से एग्रीकल्चर फीडर बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ऊर्जा विभाग पर गहलोत सरकार विशेष ध्यान देगी, राहत का पिटारा खोलेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने दावा किया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में की गई बजटीय घोषणाओं पर लगातार काम जारी है। तय समय पर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में 2020-2021 के बजट में घोषणाएं जो हुई, कितनी पूरी हुई, कितना दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, इन सब पर बातचीत की संवाददाता सुधीर शर्मा ने। इसका बजट 24 फरवरी को आने जा रहा है। खास तौर से बिजली विभाग से क्या उम्मीदें हैं, वो बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी हैं। कल्ला साहब, 2020-21 का बजट आया, लेकिन इसके साथ कोरोना भी आया। कितना काम उस घोषणाओं का हुआ अभी तक? पिछले बजट में हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसके अनुसार काफ़ी काम हुआ है। बिजली का उत्पादन इस सरकार के आने के बाद लगभग ये समझिए कि 1550 मेगावाट नया जनरेशन करके हमने दिया है। इसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी से भी बिजली प्राप्त हुई है। अभी हाल ही में हमने 5000 मेगावाट बिजली, सोलर बिजली पैदा करने के लिए एनटीपीसी से हमने एक एमओयू किया है। सेकी का एक एमओयू हमारे पास विचाराधीन है। इसी प्रकार हमने 15 जिलों को दिन में बिजली देने का निर्णय किया था, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसलमेर को 31 मार्च से पहले और कर देंगे, तथा प्रसारण तंत्र का भी विस्तार हुआ है। अभी
पिछले दिनों में आपने देखा होगा सूरतगढ़ थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है और हमारी ये कोशिश है कि मार्च के अंत अथवा आगे अप्रैल से पहले दूसरा जो 660 मेगावाट का सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको और लाने का हम प्रयास करेंगे। प्रदेश में बिजली जो मिल रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता की जहाँ तक बिजली पाती है, क्योंकि बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है। इस स्थिति से कब तक निजात मिलेगी? गुणवत्ता, ट्रांसफार्मर, ये सब होने चाहिए। चल रहा है प्रसारण तंत्र का जबरदस्त विस्तार हुआ है और हम गाँवों को दिन में 6 घंटे कृषि कार्यों के लिए और रात को 7 घंटे कृषि कार्यों के लिए बिजली देते हैं और प्राय गाँवों में और शहरों में 24 घंटे कंज्यूमर्स को हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। क्या इस अगले बजट में ये उम्मीद की जाए कि दूसरे राज्यों में बिजली प्रदेश की अपेक्षा कम है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है तो राजस्थान की है। ये अभी हाउस में भी मामला उठा कि 4 रुपये 15 पैसे में खरीद होती है, 4 रुपये 80 पैसे तक, लेकिन कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो 9 रुपये 10 रुपये हो जाती है। क्या उम्मीद करें, क्या वजह है यहाँ इतनी महंगी क्यों मिल रही है? देखिए, हम किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। जो फिक्स चार्ज वगैरह बढ़े हैं उसका भार किसानों पे नहीं डाला है। सरकार अपने अनुदान में वृद्धि कर रही है। जहाँ तक 58 लाख कंज्यूमर्स का सवाल है, उन पे भी कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जो वृद्धि फिक्स चार्ज वगैरह में हुई है। बजट से दौसा के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जनता की मांग है आगामी दिनों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएं, बिजली के बिलों में लगने वाले अनावश्यक चार्ज हटाए जाएं। दौसा के लोगों की ये भी मांग है कि पहले के भांति कृषि कनेक्शंस पर सब्सिडी चालू की जाए और बिजली का बिल 1 माह के बजाय 2 माह में जारी किया जाए। प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और जनता को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। हम दौसा में खड़े हैं और दौसा की जनता से बात करते हैं कि उनके बजट में किस तरह की उम्मीद है। हम बिजली के क्षेत्र की बात करेंगे कि जैसे बजट आने वाला है तो किस तरह की एक उम्मीद है आपको, क्या होना चाहिए ऊर्जा के क्षेत्र में? बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति है। जो विद्युत की दर है वो आम जनता की पकड़ से बाहर होती जा रही है। कई सरचार्ज के नाम पे नगरीय कर, कोई क्या सरचार्ज दुनिया भर का लगा रखा है। बिजली की रेट बोलने में तो ये क्या नाम है 600 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये यूनिट बोलते हैं, पर बिजली की यूनिट 15 रुपये से ऊपर जाके पड़ रही है प्रति यूनिट। बिजली की बहुत बुरी स्थिति है वर्तमान में। सरकार चाहे तो बिजली की रेटों को कम करके आम जनता को लाभ दे सकती है। आपको क्या एक किसानों के हिसाब से बात करें तो बिजली की क्या उम्मीद है किसानों को? सर, मैं चाहते हैं कि जो हमारे 3 फेज का जो ट्रांसफर लग रहा है उसमें 20 यूनिट भी आएंगे तो बिल बनता है 1000 रुपये का, तो उसमें इतने एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखे हैं कि हमको बिल दे ही नहीं पा रहे। हमारी लाइट बहुत कम आती है और जो बिल का चार्ज है बहुत लंबा बनता है। एक रात में बिजली आने की समस्या है कि रात में जो बिजली आती है तो सिंचाई करनी पड़ती है किसानों को, क्या एक मांग? बिल्कुल साहब सही कह रहे हो। रात को 3 फेज की बिजली भी रात को दी जाती है, बस उसमें से काटा पीटी करके मुश्किल से 2 घंटे ही पूर्ति हो पाती है। रात भर हमें परेशानी होती है खेतों में पानी देने में सर्दी के मौसम में। और पहले 2 महीने का जो बिल आता था अब 1 महीने में भी उतना ही बिल आ रहा है जितना पहले 2 महीने में आता था, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ रहा है। तो मतलब उससे तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। महीने के महीने जमा कराओ तो उससे ज़्यादा जमा हो रहा है। 2 महीने में जमा कराते थे तो पहले की तरह वो पहले वाली सरकार में वो 800 कुछ रुपए की छूट आती थी, वो भी सरकार ने बंद कर दी है। तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है साहब बिजली की तो अभी। बिल्कुल। और जैसे एक कटौती होती है तो कटौती की क्या समस्या है या फिर कुछ होना चाहिए इसमें? आज जैसे जब इन्हें बिजली बंद कर देते हैं, जैसे जब चालू कर देते हैं, बिजली टाइम पर नहीं आ रही, रात को बिजली दे रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है। उससे काफ़ी समस्या है, हर आदमी परेशान है इससे, क्योंकि मन में आए जब काट देते हैं, मन में आए जब चालू कर देते हैं, ये भुगतान पूरा ले रहे हैं। ये है, पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जो दौसा की जनता है उसका जैसे हमने बात की तो लोगों का कहना है कि जो बिजली का बिल है वो जो 2 माह में पहले जो आता था उसी तरह आए और प्रति माह बिल नहीं आए। इसके अलावा जो चार्ज लगाए जाते हैं, अतिरिक्त चार्ज लगाए जाते हैं, जिससे बिल की जो दरें हैं वो काफ़ी अधिक हो जाती हैं, ज़्यादा बिल आता है, ऐसे में वो भी कम हो।
और जो किसान हैं उनको रात को सिंचाई करनी पड़ती है, ऐसे में दिन के समय बिजली आए। इस तरह की काफ़ी सारी जनता की उम्मीद है। हालांकि जनता की उम्मीद कितनी पूरी होंगी यह तो आने वाला समय बताएगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। लेकिन दौसा की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफ़ी अपेक्षाएं लगाई हुई हैं कि जब बजट आए तो बिजली के क्षेत्र में जो जनता की उम्मीदें हैं उनको पूरा करें। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।